प्रगति वाजपेयी, गोल्ड लोन के कारोबार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जांच में खामियां पाए जाने के बाद आरबीआई ने कड़े कदम उठाए। ये खबर अब तक आपके पास भी पहुंच गई, लेकिन इस खबर के आपके लिए क्या मायने हैं? किस तरह की गड़बड़ियां हो रही थी गोल्ड लोन के मामले में? क्यों वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को गोल्ड लोन पोर्टफोलियो रिव्यू करने के आदेश दिए हैं? क्यों बैंक और एनबीएफसीज के गोल्ड लोन स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं? अगर आपको गोल्ड लोन लेना हो तो कहां से लें? गोल्ड लोन ले रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम अपने आज के शो में, और इस पूरी बातचीत में हमारे साथ रहेंगे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी। जितेंद्र सर, मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जितेंद्र जी से हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूं कि अगर आपके पास पे गोल्ड लोन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो वो आप हमें व्हाट्सएप और ट्विटर, फेसबुक के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9311211874, और इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव चैट बॉक्स में आप अपने कमेंट के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और वो हम अपने एक्सपर्ट के सामने रखेंगे। तो जितेंद्र सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आरबीआई ने गोल्ड लोन के बारे में कई कड़े कदम उठाए हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्यों ये कदम उठाने की जरूरत पड़ी? देखिए, गोल्ड लोन पहले से एक अच्छा लोन लेने का जरिया रहा है और कोविड के टाइम पे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काफी रियायतें दी गई थी गोल्ड लोन के लिए, जिससे कि लोग इमरजेंसी में उस वक्त गोल्ड के अगेंस्ट में लोन ले सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। पर अभी हाल फिलहाल में जैसे डायरेक्शंस हुए, जैसे जिस तरह से आरबीआई ने चेकिंग किया, उसके बाद काफी सारे लैप्सेस पाए गए। लैप्सेस इस तरह के कि वो एक किसी भी इंस्टीट्यूशन को एक रिस्क फैक्टर पे बिठा सकते हैं। शायद ज्यादा डिफॉल्ट हो सकते हैं गोल्ड लोन में, जरूरत से ज्यादा दिया गया, उतना देने की जरूरत नहीं थी। तो इसको एक इंस्टीट्यूशन एक रिस्क फैक्टर पे बैठ जाता है। इसको देखते हुए आरबीआई ने ये सख्त कदम उठाए हैं कि जो रियायतें दी गई थी वो रियायतें बाद में बंद कर दी गई थी, बट शायद कुछ इंस्टीट्यूशन उस रियायतों के अवज में जो है गोल्ड लोन दिए जा रहे थे, और वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। तो आरबीआई को जो अनियमितता, जो स्टैंडर्ड उन्होंने गोल्ड लोन के लिए दिए थे वो फॉलो होते नजर नहीं आए। इस वजह से उन्होंने गोल्ड लोन पोर्टफोलियोज को रिव्यू करने के लिए कहा और कई बड़े कदम उठाए हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत हुई थी आईआईएफएल के साथ। आईआईएफएल फाइनेंस पर पूरी तरह से नए गोल्ड लोन लेने पर रोक लगा दी गई। आखिर अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में किस तरह की गड़बड़ियां चल रही थी? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि आईआईएफएल का जो लैंडिंग है उसमें 35% गोल्ड लोन का हिस्सा है। यानी कि एक बड़ा ही हिस्सा जो है वो गोल्ड लोन के जरिए लैंडिंग बिजनेस का हिस्सा आईआईएफएल कंपनी के लिए है। अब जब आरबीआई ने इसकी जांच की, और तो ये पाया गया कि कई मामलों में, बहुत सारे फैक्टर्स में आईआईएफएल जो है काफी खामियां कर रहा था। मसलन जो गोल्ड की प्योरिटी का जो जांच होती है लोन सैंक्शन के टाइम पे, वो ढंग से नहीं हुई। कैश ट्रांजेक्शन्स हुए, जितना लोन टू वैल्यू, जितना गोल्ड लोन दिया जाना चाहिए उससे ज्यादा लोन दिया गया। जो ऑक्शन होते हैं उस ऑक्शन में जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसको नहीं फॉलो किया गया। तो यानी कि कुल मिला के लोन सैंक्शन से लेकर लोन रिकवर करने तक पूरी तरीके से जो ऑपरेशंस होते हैं, कहीं ना कहीं आरबीआई ने इन सब में खामियां पाई। और आरबीआई को ये जरूर लगा कि इस वजह से कंपनी एक बड़े रिस्क फैक्टर पे बैठी है, इसलिए इसके बाद तुरंत आईएफएल पे एक्शन हुए। और अब हम देख रहे हैं कि बाकी बैंकों को, इंस्टीट्यूशंस को अपने सभी गोल्ड लोन जो है उनकी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। ओके, तो आईआईएफएल ने गोल्ड लोन देने से लेकर के ऑक्शन के प्रोसेस तक, उसकी रिकवरी तक जो भी होता था, हर जगह कुछ ना कुछ लूप होल्स पाए गए, जिसकी वजह से इनके गोल्ड लोन लेने पर रोक लगा दी गई है। और आरबीआई को बिकॉज वो रिस्क फैक्टर नहीं चाहिए, तो इसलिए ये पूरे कदम उठाए गए। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि गोल्ड लोन पोर्टफोलियोज को रिव्यू करने के लिए कहा है बैंक से आरबीआई ने, तो आखिर बैंक जब रिव्यू करेंगे तो वो किस बात का पता लगाएंगे? देखिए, आरबीआई ने ये कहा है कि जितने भी बैंक्स हैं वो अपने गोल्ड लोन को पूरी तरीके से पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। उस पोर्टफोलियो में ये देखा जाए क्या
उनका जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस थी लोन को सैंक्शन करते वक्त, क्या वो फॉलो हुई है? जो मैक्सिमम कैपिंग आरबीआई ने लगा रखी है, क्या वो फॉलो की गई है? जैसा मैंने कहा, असेसमेंट जो होता है लोन देने देते वक्त, जो गोल्ड का असेसमेंट होता है, क्या वो सही ढंग से किया गया है? क्या ऑक्शन जो है वो सही ढंग से किए गए हैं? क्या जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके अनुसार प्रोसेसेस को फॉलो किया जा रहा है? लोन टू वैल्यू, यानी कि जितना वैल्यू एक गोल्ड लोन में लोन देना चाहिए, कहीं उससे ज्यादा तो लोन नहीं दिया गया? क्या ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में तो नहीं हुई है ज्यादा? ये सभी फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आरबीआई ने कहा है कि अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से समीक्षा कीजिए और ये देखिए कि अगर आपकी लेंडिंग का एक बड़ा हिस्सा गोल्ड लोन में है तो क्या इनमें कोई खामियां तो नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें कोई खामियां है तो बैंकों को बोला जाएगा कि इन खामियों को पूरी तरीके से दुरुस्त कीजिए। तो आरबीआई का बिल्कुल क्लियर इंटेंशन है कि अगर किसी भी तरह की गोल्ड लोन में खामियां हैं जो अभी उन तक है, बैंक इस बात को वापस से रिव्यू करे। अगर उन्होंने किसी तरह की हीला हवाली की है तो उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि जो गोल्ड लोन का है उसके रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सके। सर, बैंक और फाइनेंस कंपनियां जो होती हैं वो गोल्ड लोन देती हैं, तो गोल्ड की प्योरिटी एक अहम मुद्दा होती है। तो सोने की शुद्धता या गोल्ड की प्योरिटी जो है, इसको कैसे इंश्योर किया जाता है कि देखिए, गोल्ड की प्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं नापने के कि गोल्ड की प्योरिटी को कैसे नापा जाए। पहले जो होता है उसमें हॉलमार्किंग देखी जाती है, किसी तरह का प्योरिटी जो स्टैंडर्ड है क्या वो जो है उसमें लगा हुआ है। उसके बाद कैरेट जो होता है वो एक प्योरिटी का जो सबसे पहला पैरामीटर होता है, कितने कैरेट का गोल्ड है, क्योंकि उसके बेसिस पे फिर आगे गोल्ड लोन दिया जाता है। तो कितने कैरेट का उसमें गोल्ड है, क्या और उसमें धातु तो इन्वॉल्व नहीं है, उसका वेट कितना है। और ये देखा जाता है कि जितना ज्यादा प्योर है गोल्ड, उतना ही ज्यादा जो है लोन देने के लिए गोल्ड अच्छा है, उतना ही ज्यादा लोन दिया जा सकता है उस पे। तो जब भी गोल्ड की प्योरिटी देखी जाती है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो बैंकों के पास स्पेसिफाइड होते हैं। उन पैरामीटर्स के अनुसार ये देखा जाता है कि गोल्ड कितना प्योर है। जितना ज्यादा प्योर होगा उतना ज्यादा वैल्यू जो है लोन की वो दी जा सकेगी। और जो जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो पैरामीटर होता है वो कैरेट होता है, गोल्ड कितने कैरेट का है। क्या उसमें कोई हॉलमार्किंग का निशान है? अगर निशान नहीं है, पुरानी ज्वेलरी है, तो उसका वेट नापा जाता है, उसकी प्योरिटी जो है वो नापी जाती है, देखा जाता है कितने कैरेट का गोल्ड है। तो ये सब पैरामीटर्स को मिला के ही ये प्योरिटी जो है वो डिफाइन की जाती है। तो प्योरिटी को चेक करने के लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस बनी हुई है कि हॉलमार्किंग चेक की जाएगी, उसका वेट देखा जाएगा, उसके कैरेट चेक किए जाएंगे, लेकिन उसी के हिसाब से एलटीवी तय की जाती है। लेकिन इतने सारे पैरामीटर्स इंश्योर करने के बाद भी देखा गया है कि एलटीवी में धांधली होती है। तो ये जो लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी है, ये धांधली, इसमें किस तरह से धांधली करते हैं बैंक और एनबीएफसीज? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सभी इंस्टीट्यूशंस करते हैं। अब क्योंकि हमने आईएफएल का केस देखा है तो हम उससे ही अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरह की जो है गड़बड़ी हो सकती है। अब लोन टू वैल्यू में कहाँ गड़बड़ी होती है? पहली बात, जो सबसे पहली गड़बड़ी होती है वो असेसमेंट में होती है। जो हम प्योरिटी असेस करते हैं कि एक 99% प्योर गोल्ड है और एक 50% प्योर गोल्ड है, तो इंस्टीट्यूशन जो है 50% प्योर गोल्ड को जो है 99% की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब अगर 99% की कैटेगरी में चला गया तो ऑलरेडी उसकी लोन टू वैल्यू जो वो हायर हो गई, हालांकि वो नहीं होनी चाहिए थी। जब हायर लोन टू वैल्यू लोन दे दिया तो पहले कोविड के टाइम पे 90% तक आरबीआई ने जो है लोन टू वैल्यू को कर दिया था, जिसको बाद में घटा के दोबारा से जो 75% होता था, लेकिन वो 2021 तक था। उसके बाद इंस्टीट्यूशन हो या बैंक हो, उनको ये फॉलो करना था कि 75% तक दिया जाए। बट इस धांधली के चलते इन सब में इंस्टीट्यूशन 90% तक गोल्ड लोन दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। तो जो धांधली है वो स्टार्टिंग प्रोसेस से शुरू होती है जब गोल्ड का असेसमेंट किया जाता है। और जब गोल्ड का असेसमेंट करने से शुरू होता है तो लोन टू वैल्यू अपने आप हायर लोन चला जाता है। अब उसमें कैश ट्रांजेक्शन भी इन्वॉल्व हो सकती है कि थोड़ा जो है असेसमेंट में किया उतना लोन टू वैल्यू दे दिया, बाकी जो है उसके ऊपर कैश ट्रांजेक्शन कर लिया। तो ये सब मिला के ही जो है लोन टू वैल्यू में गड़बड़ी होती है।
तो असेसमेंट से पूरा खेल शुरू हो जाता है कि असेसमेंट ही जब गलत हो जाता है तो उसकी लोन टू वैल्यू, यानी कि जितना आप गोल्ड देते हो उससे ज़्यादा कहीं लोन देने की कोशिश की जाती है। सर, गोल्ड लोन में एक चीज़ होती है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 8% से स्टार्ट होकर 36% तक जाता है। लाइक अगर आप चेक करेंगे बैंक और NBFC तो इतने तक देते हैं। तो ब्याज दरों में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? देखिए, सबका अपना रिस्क फैक्टर है असेसमेंट का। अब जनरली अगर हम इंस्टीट्यूशन और बैंक को कंसीडर करें तो बैंक्स जो हैं वो एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। उस गाइडलाइंस के अंदर बैंक की जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो कहीं ज्यादा होती है। बैंक्स में सेफ जो है वो ज्यादा एक कस्टमर फील करता है। तो और जैसा मैंने कहा, हर एक चीज की लिक्विडिटी फैक्टर होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है, उस रिस्क को मिटिगेट करना होता है। तो एनबीएफसी या प्राइवेट कंपनीज जो गोल्ड लोन देते हैं वो हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और ये हायर इंटरेस्ट जो है वो रिस्क फैक्टर को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है। जो जितना जहां पे सिक्योर होगा आपका गोल्ड, उतना ही आपको कम इंटरेस्ट जो है वहां बैंक से मिल सकता है। तो बैंकों से कम इंटरेस्ट इसलिए होता है कि अपने अपने रिस्क फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे असेसमेंट होता है, और बैंक्स जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने में ज्यादा सक्षम होते हैं कंपैरिजन टू एनबीएफसी या प्राइवेट कंपनीज। तो NBFCs जो हैं उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है बैंकों की अपेक्षा। इसी वजह से आप देखेंगे कि NBFCs का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बैंकों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। सर, हम बात करें कि सिक्योर लोन जितना होता है उतने ही हम कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, लेकिन गोल्ड लोन की अगर बात करें तो गोल्ड लोन सिक्योर लोन कैटेगरी में आता है। इनफैक्ट इसको लेने के लिए किसी भी तरह का क्रेडिट स्कोर भी मायने नहीं रखता कि क्या है, लेकिन फिर भी इस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 24 से 36% ब्याज लगता है। तो कौन लोग होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं जो इतने महंगे ब्याज पर लोन लेते हैं? देखिए, गोल्ड लोन लेने वाले वो लोग होते हैं जिनको इंस्टेंट मनी की जरूरत है। उनके पास कोई और जरिया नहीं बचा है जहां से वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और ज्यादातर गोल्ड लोन जो है वो छोटी अवधि के होते हैं, लंबी अवधि के नहीं होते हैं। आपको आसानी से मिल जाता है। हमने कोविड के टाइम पे गोल्ड लोन में हमने बढ़ोतरी देखी थी। अब कोविड के टाइम पे एक अकस्मात आपको जरूरत पड़ गई है, जॉब चली गई है, हेल्थ इमरजेंसी आ गई है, कोई और जरिया नहीं है, आपके पास सेविंग नहीं बची है, तो आप गोल्ड लोन पर जो है अपना लोन लेते हैं और इमीडिएट इमरजेंसी जो आपके पास आती है उसको आप पूरा करते हैं। तो मेरी राय में गोल्ड लोन ज्यादातर इमीडिएट इमरजेंसी या इमीडिएट अगर आपको पैसों की जरूरत है उसके लिए लिया जाता है। तो मतलब इसको हम इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि जो लो इनकम ग्रुप है वो लेता है, या फिर जो HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इनकम वाले लोग होते हैं वो गोल्ड लोन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बल्कि जिन्हें भी इंस्टेंट लोन की ज़रूरत होगी वो गोल्ड लोन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, कंडीशन कि उनके पास गोल्ड हो। सर, NBFCs और बैंक जो होते हैं गोल्ड लोन देते टाइम प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगाते हैं, और NBFCs की ये फ़ीस भी बैंकों से ज़्यादा होती है। ये प्रोसेसिंग फ़ीस जो है ली जाती है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, क्या इसका फंडा होता है? देखिए, जो भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है किसी भी लोन में, वो जनरली लोन जितना दिया जाता है उसके परसेंटेज कैलकुलेट होती है। अब अगर आप देखेंगे काफी सारी गोल्ड लोन कंपनीज, तो उसमें 0.12% से लेकर शुरुआत होती है लोन टू वैल्यू का जो प्रोसेसिंग फीस होती है। बट एक मैक्सिमम कैपिंग बांध दी जाती है कि 600 रुपए, 700 रुपए या 800 रुपए से ज्यादा जो है वो प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं होगी। तो जो भी प्रोसेसिंग फीस डिफाइंड होती है बैंक या एनबीएफसी की, वो हमेशा एलटीवी का जो परसेंटेज होता है, और वही प्रोसेसिंग फीस स्टार्टिंग में आपसे जो है चार्ज की जाती है किसी भी कस्टमर से जिसको लोन की जरूरत है। तो LTV के कंपैरिजन में, LTV के रेशियो में जो होता है वो प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाती है। अच्छा, एक और चीज़ देखी गई जिससे हम बात कर रहे थे कि कोरोना काल में गवर्नमेंट की तरफ से बोल दिया गया था कि गोल्ड लोन पे, मतलब गोल्ड के एवज में आप 90% तक लोन दे सकते हैं, जिसे बाद में 75% कहा गया। और कोरोना काल के बाद से ही देखा भी गया कि गोल्ड लोन में काफ़ी तेज़ी आई है, काफ़ी डिमांड भी बढ़ी इसकी, और इस सेक्टर में कई नई नई कंपनियाँ भी आई। तो जो कंपनियों ने एंट्री लिया, जो गोल्ड लोन की डिमांड इतनी बढ़ी, इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, कोरोना में गोल्ड लोन की डिमांड बढ़ी, अकस्मात पैसों की जरूरत थी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड का कंजम्पशन होता है। बहुत ज्यादातर लोगों के पास गोल्ड आपको मिलेगा। तो अगर मुझे किसी भी छोटी अवधि के लिए पैसा चाहिए और मुझे इंस्टेंट मनी चाहिए, तो सबसे आसान जरिया हो जाता है गोल्ड पर लोन लेने का।
बहुत लोगों को पर्सनल लोन लेने में दिक्कत होती है, बिजनेसमैन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे पर्सनल लोन वगैरह मिलना मुश्किल होता है, लेकिन गोल्ड आपको हमेशा हर जगह ज्यादातर आपको इंडियंस के पास मिलेगा। तो इसीलिए गोल्ड लोन में हमने इतनी बढ़ोतरी देखी कि एक तो मिलना आसान हो गया, जल्दी मिल जाता है, कुछ घंटों में आपको गोल्ड लोन मिल जाता है। दूसरा, क्योंकि गोल्ड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में बहुत ज्यादा गोल्ड अवेलेबल है लोगों के पास, सबसे आसान जरिया हो जाता है एक गोल्ड पे आप लोन उठा सकें। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे पर्सनल लोन ये सब लोन मिलने मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी गोल्ड पर वो लोग ले सकते हैं क्योंकि गोल्ड उनके पास अवेलेबल होता है। तो गोल्ड में हमने इसलिए भी बढ़ोतरी देखी है कि और कोई अगर जरिया अवेलेबल नहीं है तो गोल्ड तो हिंदुस्तानियों के पास होगा ही, तो गोल्ड पर लोन ले लेते हैं, जहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ओके। तो चूंकि हमारे देश में गोल्ड का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है और हर घर में आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत गोल्ड मिल ही जाएगा, हर एक के पास होता है। तो जब भी किसी इंसान को इंस्टेंट लोन की ज़रूरत होती है और या उनको लगता है कि वो उस कैटेगरी में नहीं आते जहाँ पर उन्हें पर्सनल लोन मिल सके, तब गोल्ड लोन ले लिया जाता है। और यही वजह है कि कंपनियाँ भी इस मार्केट में एंटर कर रही हैं और गोल्ड लोन की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा सर, गोल्ड की कीमतों में और गोल्ड लोन की डिमांड में भी कोई संबंध है? कोई ऐसा देखा गया कि गोल्ड लोन जब कीमतें बढ़ेंगी तब गोल्ड लोन ज़्यादा लिया जाएगा या कुछ ऐसा? नहीं, देखिए बिल्कुल होता है। गोल्ड आपने एक बार लोन ले लिया, उसके बाद गोल्ड की कीमत बढ़ती है या घटती है, दोनों में आपके पास ऑप्शन होता है। आमतौर पर जब गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो आपके पास ऑप्शन होता है ज्यादा लोन लेने का, यानी कि आपको एक टॉपअप लोन हम जिसको बोलते हैं, जैसे आप हाउसिंग लोन में आपने ऑलरेडी लोन ले लिया, आपको और पैसों की जरूरत है तो आप एक टॉपअप लोन ले लेते हैं। ऐसे ही गोल्ड में जब कीमत बढ़ती है तो गोल्ड एलटीवी आपका बढ़ जाएगा। जब गोल्ड की कीमत बढ़ेगी, जो आपने गोल्ड ऑलरेडी रखा हुआ है, अगर एलटीवी बढ़ गया तो आप जो है और लोन ले सकते हैं। इसके विपरीत अगर गोल्ड की कीमत घटती है तो बैंक आपसे जो है एडिशनल गोल्ड डिमांड कर सकता है उस एलटीवी रेशो को पूरा करने के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर बैंक जो है रिकवर कर सकता है। तो दोनों ही सूरत में अ, जब गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो आपके पास ऑप्शन है ज्यादा लोन लेने का, लेकिन जब गोल्ड की कीमत घटती है तो आपको जो एलटीवी में जो गैप आया है उसको आपको पूरा करना होता है, डिमांड आ सकती है कि आपको और गोल्ड देने के लिए। तो आपने बताया कि जब गोल्ड की कीमत घट जाएगी और आपने लोन ले रखा है तो बैंक आपसे एक्स्ट्रा गोल्ड की डिमांड कर सकता है उस लोन के एवज में। तो अब हम बात करते हैं पेमेंट की। जैसे हमने गोल्ड लोन लिया, उसको चुकाना भी होगा, तो उसको चुकाने के लिए कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? और अगर मैं पूछूं जो भी ऑप्शंस होते हैं उसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है, तो क्या जवाब होगा? देखिए, गोल्ड लोन का जो रीपेमेंट है उसके लिए सारे ऑप्शंस होते हैं। आप मंथली पेमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पेमेंट जो है एकदम बाद में जो है जब लोन का टेन्योर खत्म हो जाए उस वक्त आप पूरा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे कर सकते हैं, जिसको हम बलून पेमेंट बोलते हैं। अब इन सब ऑप्शन में हर एक का इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा। जब आप क्या कहते हैं, इस हिसाब से कि कौन सा पेमेंट आपने फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है, जितना जल्दी फ्रीक्वेंसी में रीपेमेंट होगा उतना ही इंटरेस्ट रेट आपका लो हो जाएगा। तो ओके। तो उतना ही इंटरेस्ट रेट आपसे कम चार्ज होगा जितना जल्दी आपका रीपेमेंट शेड्यूल बनेगा। तो यानी कि अगर आपका रीपेमेंट शेड्यूल क्वार्टरली है तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट अलग होगा। अगर आप मंथली रीपेमेंट कर रहे हैं तो यानी कि आप जल्दी जल्दी रीपेमेंट कर रहे हैं, वहां पे जो है इंटरेस्ट रेट आपका अलग होगा। तो आपका इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी आप पेमेंट ऑप्शन आप चूज करते हैं। तो सर, एज एन एक्सपर्ट, लाइक आपने ऑप्शंस तो बताया कि आपके पास क्वार्टरली भी पे करने का होगा ऑप्शन, आप एक साथ चाहें तो एक साथ भी दे सकते हैं, या ईएमआई के फॉर्म में मंथली देना चाहें तो मंथली भी दे सकते हैं। बट एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है इसमें से? किसी भी आम इंसान को जो ये लोन ले रहा है उसे कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए? देखिए, हालांकि आपकी रिक्वायरमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जल्दी रीपेमेंट की कैपेसिटी में हैं तो आप मंथली ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जहां पे मंथली आप अपने गोल्ड लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप क्वार्टरली लें या आप बिल्कुल एंड में रीपेमेंट करें टेन्योर के बाद। अगर आप रीपे कर सकते हैं तो मंथली ऑप्शन अच्छा है, जहाँ पे आप इसको रीपेमेंट करते रहिए। बट अगर आप कोई
गैप चाहते हैं, आप मंथली रिपेमेंट नहीं कर सकते हैं, आप अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़ा मुश्किल होता है कि मंथली जो है ना मंथ ऑन मंथ पेमेंट कर सके। तो अब लोन तो ले लिया लेकिन पैसों की जरूरत है, अब वो पैसे खर्च हो गए तो पैसों को इकट्ठा करना पड़ेगा रीपेमेंट के लिए। तो वहां पे क्वार्टरली ऑप्शन हो सकता है ज्यादा इफेक्टिव हो। तो डिपेंड करता है, अगर आपकी रिपेइंग कैपेसिटी है तो मेरी राय में आप मंथली पेमेंट को ऑप्ट कीजिए। तो गोल्ड लोन पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर भी वही है जो सभी लोन्स के लिए कंसिडर किया जाता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है तो बेकार में इतना लोन बढ़ाने का, उसका गैप बढ़ाने का मतलब नहीं होता। आप मंथली पे करते रहिए जिससे कि लोन कंटिन्यूसली आपके ऊपर से लोन का बोझ जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ऐसा साधन नहीं है और आप एक मुश्त रकम है, उस सिचुएशन में आप क्वार्टरली या फिर एक साथ देने का भी ऑप्शन ले सकते हैं। सर, अगर कोई इंसान लोन नहीं चुका पाता है, मान लीजिए मैंने लोन ले तो लिया, मैंने गोल्ड भी दे दिया उनको, लेकिन मैं टाइमली अपना लोन रीपे नहीं कर पा रही हूँ, तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो होते हैं वो किस तरह के एक्शन ले सकते हैं? देखिए, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में तो ये है कि जैसे ही आपकी अगर ईएमआई बाउंस होती है तो आपको नोटिस भेजा जाता है कि आपका रीपेमेंट नहीं हुआ है। अगर आपकी एक कुछ सर्टेन ईएमआई बाउंस हो गई है तो फिर आपको पूरा का पूरा गोल्ड जो लोन है वो आपको पूरा रीपे करना होता है। अगर आप रीपे नहीं कर पाते हैं तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपने गोल्ड गिरवी रखा हुआ है उसका ऑक्शन करता है और अपना लोन रिकवर करता है, और अगर लोन से ज्यादा रिकवरी होती है तो बचा हुआ पैसा आपको वापस दे देता है। तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसमें यह है कि जो गोल्ड आपने गिरवी रखा है उसको यूज करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना लोन रिकवर कर सकता है। ओके, तो अगर लोन नहीं चुका पाया जाता उस सिचुएशन में बैंक के पास लास्ट रिसोर्स यही होता है कि वो आपने जो लोन जो गोल्ड उनके पास रखा है गिरवी, वो उसी लोन को ऑक्शन में डाल करके अपनी वैल्यू जो उन्होंने लोन दिया था वो निकालेंगे, और अगर पैसा एक्स्ट्रा होगा तो वो आपको दे दिया जाता है। सर, एनबीएफसीज और बैंक दोनों लेते हैं, दोनों देते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें, ऑब्वियसली एनबीएफसीज का जो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, प्रोसेसिंग फ़ी भी ज़्यादा होता है, और कुछ हद तक, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, बैंक ही बेस्ट ऑप्शन होता है लेने का। लेकिन आप एक्सपर्ट के तौर पर कहाँ से लेने की सलाह देंगे अगर बैंक या एनबीएफसी दोनों का ऑप्शन है? देखिए, ज्यादातर बैंक एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंडर फॉलो करते हैं, और बैंक अगर एनबीएफसी में मैं बड़ा डिफरेंस बताऊं तो ये होगा कि बैंक एक सर्टेन परसेंटेज अगर उन्होंने डिफाइन कर दिया उससे ज्यादा आपको लोन नहीं देंगे। अब इसके कंपैरिजन में हो सकता है एनबीएफसी आपको ज्यादा लोन दे दे उसी गोल्ड पर। तो दोनों में ये बड़ा डिफरेंस होता है। अब अगर आपने कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आपको कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्ट जो है आपका एक डिसाइसिव फैक्टर होता है कि आप अपने लोन पे कितना इंटरेस्ट टोटली पे करेंगे और कितना आपका टोटल कॉस्ट आएगा। तो अगर बैंक में आपको कम कॉस्ट पे उतना ही लोन मिल जाता है तो बैंक मेरी राय में बेटर ऑप्शन है। कम इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, लेकिन एक फैक्टर जरूर है कि हो सकता है आपको एनबीएफसी ज्यादा लोन दे रहा हो बैंक के मुकाबले, तो वहां पर आपकी जरूरत के हिसाब से होगा कि आपकी जरूरत क्या है और कितनी जल्दी आपको जो है लोन मिल जाता है। बैंक की सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, बैंक उन क्राइटेरिया के बिना आपको लोन नहीं देता है। उस क्राइटेरिया में क्या, प्रोसेसिंग में क्या आपको टाइम लगता है, एनबीएफसी क्या उसके मुकाबले जल्दी फास्ट लोन दे सकती है। आजकल तो ऑनलाइन लोन फैसिलिटी भी आ गई है कि आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऑनलाइन आपको लोन मिल जाता है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। हाँ, कॉस्ट फैक्टर में देखें तो शायद बैंकिंग जो है वो बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो कॉस्ट फैक्टर अगर देखा जाए, जहाँ के इंटरेस्ट रेट की बात हो जाए, प्रोसेसिंग फीस की बात हो, तो ये बैंकों का डेफिनेटली कम होता है। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि आपको कितने लोन की ज़रूरत है और आपको कितनी टाइम में चाहिए, क्योंकि बैंक्स अपनी प्रोसेसिंग में टाइम भी लगाते हैं, उनके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो पूरा करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से लोन लें, आपकी उस वक्त की सिचुएशन। लेकिन आइडियली बैंक एक बेटर और सेफ ऑप्शन कंसिडर किया जाता है।